भाई एक ऐसा श्राप जिससे लोग मॉन्स्टर बनने लगे और इनसे बचना नामुमकिन था। और ये श्राप चांदी के दांतों की वजह से शुरू हुआ था। तो चलो देखते हैं कि कैसे इस श्राप को तोड़कर बचा गया। तो कैसे हो मेरे मूवीज के चाहने वालों, तो कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 के एक बैटलफील्ड से, जहां मेडिकल टीम घायल सोल्जर्स का इलाज कर रही होती है। एक फ्रेंच ऑफिसर को 3 गोलियां लगी होती हैं, लेकिन जब डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है तो उसके पेट से 4 गोलियां निकलती हैं। चौथी गोली जर्मन की नहीं होती, वो सिल्वर की बनी होती है और सबको हैरान कर देती है। अब कहानी 35 साल पीछे जाती है, लेट 1800s में। बैरन शीमस लॉरेन एक अमीर जमींदार होता है, जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ इजाबेल और 2 बच्चे शार्लेट और एडवर्ड होते हैं। उनके घर के पास कुछ जिप्सीज अपने वैगन्स लेकर कैंप लगा लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा तूफान आने वाला होता है। जिप्सी महिला फ्लोरेंस थियोडोर नाम के आदमी को कुछ चांदी के सिक्के देती है और कहती है कि इस सिल्वर से कुछ खास बनाओ। थियोडोर उन कॉइन्स को मेल्ट करके एक चांदी के दांतों का जबड़ा बनाता है, जो कि सिल्वर डेंचर्स है, जो कि बहुत खतरनाक और नुकीले दिखते हैं। फ्लोरेंस उन्हें एक ऑल्टर पर रख देती है, जैसे कोई एंशिएंट रिवाज हो। उसी रात शार्लेट और एडवर्ड छुपकर बड़ों की बातें सुनते हैं। बात जिप्सीज की चल रही होती है। प्रीस्ट कहता है कि जिप्सीज का उस जमीन पर हक है और वो उनकी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बदले जा सकते हैं। जिसे बाद शीमस कहता है कि मर्सनरीज बुलाओ और जिप्सीज को वहां से हटाओ, चाहे जबरदस्ती करनी पड़े। अगले दिन शीमस अपने परिवार के साथ जिप्सी कैंप जाता है। शुरू में वो बातचीत का नाटक करता है, लेकिन बात जरा भी आगे नहीं बढ़ती। कुछ ही देर में उसका असली इरादा सामने आ जाता है। उसके बुलाए मर्सनरीज चारों तरफ से हमला कर देते हैं, जिप्सीज के टेंट्स में आग लगा देते हैं और सब तरफ चीखे और दर्द से भरी आवाजें होती हैं और हल्ला मच जाता है। कैंप पूरी तरह तबाह हो जाता है। शीमस की फैमिली ने जैसे कोई ट्रॉफी जीत ली हो। मुस्कुराते हुए उन जले हुए कैंप के सामने फोटो खिंचवाती है। इस फोटो में वो फ्लोरेंस और थियोडोर को पकड़ कर रखते हैं। फिर एक आदमी की नजर उस चांदी के दांतों पे जाती है। वो उन्हें लेने के लिए बोलता है, पर शीमस मना करता है और कहता है कि जिसकी जो चीज है वो उसी के साथ में दफना दो। और फिर चांदी के दांतों को एक वुडन बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और फिर फ्लोरेंस को जिंदा दफन करने लगते हैं। फ्लोरेंस जोर जोर से चिल्ला रही होती है, मंत्र बोलकर श्राप दे रही होती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। बॉक्स के अंदर वो चांदी के दांतों को जोर से पकड़े रहती है। दूसरी तरफ थियोडोर को और भी भयानक सजा दी जाती है। उसके हाथ पांव काट दिए जाते हैं और फिर उसे एक स्केयरक्रो की तरह खेत में गाड़ दिया जाता है। उधर घर में शार्लेट और एडवर्ड को इस सब का कुछ पता नहीं होता। वो बस पियानो बजा रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, जैसे सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन उसी रात शार्लेट को एक भयानक सपना आता है। वो खुद को उसी स्केयरक्रो के पास जमीन खोदते हुए देखती है और स्केयरक्रो धीरे धीरे अपना सिर घुमा के उसकी तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में एक पैथोलॉजिस्ट जॉन मैकब्राइड गांव में आता है और जब रूम लेने जाता है तब वो मैनेजर से पूछता है कि क्या तुम जिप्सीज के बारे में जानकारी दे सकते हो, लेकिन वो आदमी थोड़ा अलग बिहेव करके उसकी बात को टाल देता है। तब एक एल्फ्रेड नाम का आदमी आता है, उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। तो जॉन उसे नॉर्मली समझा देता है। अगली सुबह एडवर्ड एक पेड़ पर तलवार चला रहा था कि तभी उसे धुआं दिखता है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ जाता है। वो उस जमीन पर आता है जहाँ फ्लोरेंस को दफनाया गया था। वो जमीन खोदता है और वो वुडन बॉक्स खोल देता है जिसको फ्लोरेंस के साथ दफनाया गया था, और वो चांदी के दांतों को देखता है। जैसे ही बॉक्स खुलता है उसे फ्लोरेंस दिखती है, जिसे देखकर उस बच्चे की रूह कांप जाती है और वो जोर से चिल्लाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो रात में अपने घर के बाहर खड़ा था। उसे उसकी माँ वापस ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक टिमी नाम का लड़का अपने साथ कुछ बच्चों को लेता है, जिसमें एडवर्ड और शार्लेट भी उसके साथ थी। टिमी सभी बच्चों को बोलता है कि उसने एक मस्त और हॉरर चीज देखी है। तुम लोग वादा करो कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। फिर वो सब बच्चे उस खेत की तरफ जाते हैं जहाँ स्केयरक्रो था और वहाँ टिमी उन्हें वही बॉक्स दिखाता है। एडवर्ड सबको वार्न करता है कि ये जगह बहुत खतरनाक और डरावनी है, लेकिन टिमी उसकी नहीं सुनता। टिमी बोलता है किस किस को इस जगह का सपना आया था। तब सब बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। अब टिमी जैसे ही वो बॉक्स खोलता है उसमें से वो चांदी के दांतों को निकालता है और टिमी के अंदर बदलाव होने लगते हैं। उसका चेहरा डरावना बन जाता है, उसकी आंखें काली पड़ने लगती हैं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल जाती है। अचानक वो एडवर्ड पर झपटता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। एडवर्ड चीखता है और बाकी बच्चे डरकर भाग जाते हैं। शार्लेट जब एडवर्ड को इस हालत में देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है। वो घर दौड़ती है और मदद मांगती है तो वो उसे घर लेके आते हैं। अब शार्लेट सबको बताती है क्या हुआ था वहाँ, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। फिर डॉक्टर आता है और कहता है इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। तो उसकी माँ बोलती है कि एडवर्ड को लाइट से उसकी आंखों में दिक्कत हो रही है। फिर वो चेकअप करके बोलता है कि शायद किसी जानवर ने काट लिया है, लेकिन शार्लेट को अंदर से पता होता है कि ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं था। रात को शार्लेट को फिर वही सपना आता है जिसमें वो चांदी के दांत और एक क्रीचर को देखती है और वो डर के मारे उठ जाती है। तभी उसे एडवर्ड के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। शार्लेट उठकर देखती है, एडवर्ड का शरीर कांप रहा होता है। तो वो उसकी ब्लैंकेट को हटाती है तो उसकी बॉडी पर काली काली किसी पेड़ की जड़ें फैल चुकी होती हैं और शार्लेट
डर के मारे चिल्लाती है। शीमस दौड़ कर आता है, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचता है एडवर्ड गायब होता है। बस बिस्तर पर खून के निशान पड़े होते हैं और दरवाजा भी खुला था। शीमस अपने बेटे को ढूंढने के लिए पूरी स्रीच टीम लगा देता है। शार्लेट सबके बीच टिमी को देखकर डरने लगती है, पर वो उसके बारे में कुछ नहीं बोलती है। उन लोगों को एडवर्ड का कोई नामो निशान नहीं मिलता है और इधर इजाबेल एडवर्ड के ना मिलने से बहुत दुखी होती है। कुछ दिन बाद लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड जॉन एम्ब्राइड के पास आता है उसकी मदद मांगने के लिए, क्योंकि एडवर्ड के गायब होने का केस है और वो ये भी मानता है कि उस लड़के के साथ जो हो रहा है वो किसी न किसी तरह जिप्सीज से जुड़ा है। इधर चर्च में टिमी शार्लेट को बात करने के लिए बुलाता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तब शार्लेट सब कुछ बताती है और कहती है कि ये बात किसी भी बड़े को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ओथ का सम्मान किया था और सीक्रेट रखने का फैसला किया था। अब टिमी थोड़ा डर जाता है और बाइबल से कुछ वर्सेस पढ़ने लगता है, जिसमें वो कहता है कि वो चांदी के दांत उन सिल्वर कॉइन से बनाए गए थे जो जूडस को मिले थे। वो एक पेज फाड़कर शार्लेट को दे देता है और कहता है कि मैंने वो चांदी के दांत चर्च की होली ग्राउंड में छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी ये कर्स नहीं टूटा। और टिमी कहता है कि बड़ों ने जो किया था अब उसकी सजा चुकाने के लिए सबको मरना पड़ेगा। तभी अचानक मेड अनाइस उस कन्फेशन रूम का दरवाजा खोल देती है और टिमी डर के मारे भाग जाता है और मेड शार्लेट को घर ले जाती है। इधर टिमी जैसे ही बाहर आता है उसे चर्च के सामने दूर से एडवर्ड शर्टलेस दिखता है। वो उसका पीछा करता है और एडवर्ड का नाम लेकर उसे बुलाता हुआ जंगल के बीच में आ जाता है। अब एक अनजान चीज उसकी तरफ बढ़ रही होती है। टिमी मुश्किल से देख पाता है कि वो क्या है। तभी वो चीज उसके पास से गुजरती है और उसके हाथ को फाड़ देती है। अब डर के मारे वो लड़खड़ाकर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर की आवाज सुनकर टिमी समझ जाता है कि वो अब नहीं बचेगा। अब इधर एल्फ्रेड और जॉन दोनों शेमस के घर आते हैं तो शेमस उन्हें वार्निंग देता है कि हालात और बिगड़ गए हैं और उन्हें उस कैबिन में ले जाता है जहां टिमी छुपा था। एल्फ्रेड केबिन के अंदर देखकर हैरान होकर बाहर आ जाता है, पर जॉन खुद अंदर जाता है ताकि अच्छे से उसे समझ सके। जॉन ने देखा कि टिमी को बहुत बुरी तरीके से फाड़ दिया है। तभी जॉन को उसके जेब में बाइबल का एक पन्ना मिलता है जिसमें सिल्वर कॉइन्स वाले हिस्से को अंडरलाइन किया गया था। केबिन से निकलते हुए जॉन सबको बोलता है कि ये एक वुल्फ अटैक था। ये सुनकर एल्फ्रेड कहता है कि फिर तो एडवर्ड का केस बंद माना जाए। ये सुनकर शेमस को हैरानी होती है कि एल्फ्रेड ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन एल्फ्रेड बताता है कि देश में एक भयंकर चलेरा क्राइसिस चल रही है, इसलिए हम ज्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। पर तभी जॉन कहता है कि मैं अकेले जांच जारी रखना चाहता हूँ और ये सुन एल्फ्रेड भी मान जाता है। अब शेमस जॉन को अपना घर दिखाता है और सारी बातें बताता है, जिसे सुनने के बाद जॉन कहता है कि ग्राउंड फ्लोर की सारी खिड़कियां लकड़ियों से बंद कर दी जाए ताकि कोई और इसका शिकार न बने। अब उसे दिन जॉन उसी घर में रुकता है। जॉन जब सोता है तो उसे भी वही ड्रीम आता है जो एडवर्ड को आया था। अब सपने में वो खुदाई करता है और वो चांदी के दांतों वाला बॉक्स खोज निकालता है और फिर वो और खोदता है तो उसे फ्लोरेंस का कंकाल दिखता है कि तभी कोई पीछे से उसका नाम बुलाता है और वो देखता है कि एक औरत हाथ में एक सुनहरी बालों वाली लड़की को पकड़े खड़ी है। जैसे ही वो मुड़कर देखता है स्केयरक्रो गायब हो जाता है और उन दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जाने लगता है। जॉन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसके सामने अचानक एक औरत आ जाती है, जिससे वो डर के मारे जाग जाता है। अब वो उठकर एक कैंडल जलाता है और बेड साइड पर रखी एक फोटो देखता है जिसमें वही औरत और वही लड़की होती है। फिर जॉन रूम से बाहर आता है तो वो गलती से सुन लेता है कि शेमस और उसकी पत्नी के बीच कोई बहस चल रही है, क्योंकि एडवर्ड के जाने के बाद शार्लेट और इजाबेल दोनों को उसकी कमी महसूस हो रही थी। अगले दिन खाने के दौरान शार्लेट अचानक पूछती है क्या हम सब मर जाएंगे, तो उसके पिता उसे टोकते हुए कहते हैं कि ऐसी बातें खाने की टेबल पर नहीं की जाती। अब जॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तभी उसे वहां दरवाजे पर एक खून जैसा धब्बा दिखाई देता है और इसी रास्ते से एडवर्ड भागा था। जॉन इसे खुरच कर अपने रूम में ले आता है। अब जॉन अपने अंगूठे से खून निकालता है और दोनों को मिलाकर दोनों खून के बीच डिफरेंस चेक करना चाहता था। अब एडवर्ड के खून के सैंपल में सिर्फ एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और उसमें कोई हलचल नहीं होती है। जब वो अपना खून चेक करता है तो उसमें एडवर्ड से एक जाड़ा स्ट्रक्चर होता है और वो हिल रहा था। अब इतने में रिसर्च के बीच उसे एक आवाज सुनाई देती है, तो वो उसे चेक करने के लिए जब वो खिड़की से देखता है तो उसे एक जानवर की आंख दिखती है और वो शेमस से बंदूक लाने के लिए कहता है, लेकिन जब दोनों दरवाजा खोलते हैं तो जानवर पहले ही जा चुका होता है। फिर नेक्स्ट डे एक मीटिंग होती है जिसमें जॉन कहता है कि हमें एक हंटिंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसे सुनकर शेमस और बाकी लोगों को ये प्लान इतना अच्छा नहीं लगा और वो कहते हैं कि हम एक बाहर से आए आदमी की बात क्यों माने। तब जॉन उन्हें बताता है कि मैं पहले भी एक ऐसी ही घटना में शामिल रहा है जिसे बीस्ट ऑफ गोर्डन के नाम से जाना जाता है। ये सुनकर सभी को हैरानी होती है कि ये आदमी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकला हुआ है और क्या हमारी जान भी अब खतरे में है और क्या अब हमें आर्मी को नहीं बुला लेना चाहिए। तब जॉन कहता है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर बिना किसी कॉन्फर्मेशन के कोई भी सेना नहीं आएगी। ये सुनकर शेमस और बाकी सभी लोग मान जाते हैं और वो सभी को आदेश देते हैं कि अब सभी गांव वाले अपने घर में ही रहेंगे और खिड़कियों को बंद रखेंगे जब तक हम उस जानवर को पकड़ ना ले। पर उसी दिन एन मरी नाम की एक लड़की अपने दोस्त जैकब और कैलम के साथ रूल तोड़कर खेत में कुछ काम करने जाती है। अब कैलम को अचानक से आवाज आती है, इसलिए वो एक लकड़ी उठाकर जंगल में जाता है, यह देखने के लिए
कि कोई खतरा तो नहीं है। इधर एन मरी डर जाती है और घबराकर उसको वापस बुलाने लगती है, लेकिन कैलम कोई जवाब नहीं देता। तभी उसे अजीब सी आवाज आती और तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई तेजी उसके पास से गया तो एन मरी को डर लगने लगता है और वो जेकब को ढूंढने जाती है कि तभी वो देखती है कि जेकब फेंस पर झुका हुआ और वो हिल नहीं रहा है। वो उसके पास जाती है और देखती है कि कोई जानवर उसे खा रहा है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है और भागने लगती है, लेकिन तभी वो जानवर उसे पकड़ लेता और उसे खाना शुरू करता है कि तभी अचानक कैलम कहीं से आता है और लकड़ी से जानवर पर हमला करता है। एन मरी के सामने वो जानवर उसके दोस्त को मार देता है। अब इतने में एन मरी को भागने का मौका मिलता है और वो घिसटते हुए भागने में सफल हो जाती है और अब वो अकेली बची थी। उसकी ऐसी हालत देख उसे उसके पड़ोसी अपने घर ले जाते हैं। अब जब जॉन को पता चलता है तो वो शैमस के साथ उस जगह जाता है तो उसे वहाँ बस कुछ कपड़े ही मिलते हैं। अब जॉन एक आदमी से एन मरी के बारे में पूछता है कि क्या उसने जानवर को देखा था, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो तो झूठ बोल रही है क्योंकि उसने कहा था कि वो जानवर एक ड्रैगन जैसा दिखता है। पर जॉन को जब यह पता करता है कि एन मरी को भी काटा है तो वो जल्दी से उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब वो एन मरी के कमरे में पहुंचता है तो वहाँ खिड़की खुली हुई है और बिस्तर की चादरें खून से सनी हुई हैं, लेकिन एन मरी वहाँ नहीं है, वो खिड़की से भाग गई है। अब ये सब देख के जॉन शीमस को कहता है हमने इसे बहुत हल्के में लिया है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है, इसलिए अब सब गांव वालों को एक चर्च के अंदर जाने और वहाँ एक बैरिकेड बनाने का आदेश देता है। वो कहता है कि अब पूरा गांव खतरे में है क्योंकि गांव के लोग अब शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में एन मरी को देखते हैं जो जंगल में होती है और बहुत दर्द में होती है और वो धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल रही होती है। अब वो कंफ्यूज्ड है और पानी के लिए चिल्लाती है। तभी उसकी पीठ से वही जड़ें निकलने लगती हैं जो एडवर्ड में उगी थी कि तभी वो जड़ें उसे नदी में खींच लेती है और वो एक कोकून में बदल जाती है। इधर शाम के समय सभी लोग चर्च में इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि जॉन ने उन्हें ध्यान रखने को बोला था। फिर रात को जॉन इसाबेल बात कर रहे होते हैं तो जॉन उसे अपनी कहानी बताता है कि मेरी पत्नी और दोनों बेटियां एक खतरनाक गेवोडन वुल्फ का शिकार बन गई और इसीलिए वो ऐसे मामलों की जांच करता है। फिर वो बताता है कि कुछ जिप्सीज उसके पास आए थे और उन्होंने बताया था कि हमें जो भी मरेगा उन्हें श्राप लग जाएगा और इस श्राप को सिर्फ जिप्सी सिल्वर से रोका जा सकता था। फिर इजाबेल भी उसे अपनी कहानी बताती है और शीमस के बारे में बताती है कि उसके पति ने खुद ही जिप्सीज लोगों को बहुत बेहरमी से मारा था, लेकिन ठीक उसी वक्त शीमस आकर उसे चुप रहने को कहता है। अगले दिन जॉन अकेले बाहर निकलता है और स्केयरक्रो के पास आकर ट्रैप्स लगाने लगता है। तभी उसे एक गड्ढा दिखता है तो वो उसे खोदना शुरू करता है और उसके अंदर झाल बिछा देता है। अब इतना काम करने के बाद वो थक जाता है तो उसे वही नींद आ जाती है। अब सोते हुए उसके दिमाग में वही सब यादें चल रही होती हैं जिससे वो अचानक घबराकर उठ जाता है। तभी उसके सामने से उस मॉन्स्टर का पैर दिखता है। अब जॉन उसे झाल में फंसाने के लिए उसे दरवाजे से केबिन के अंदर बुलाता है और उसे चालाकी से बचकर उस क्रीचर को झाल में गिरा देता है और उसे मार दिया। उसके बाद वो उस क्रीचर को गांव ले आता है ताकि उसकी ऑटोप्सी कर सके। अब शीमस और बाकी लोग यह देखकर चौंक जाते हैं कि यह कोई वुल्फ नहीं है, लेकिन जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो पहले ही जानता था कि ये काम आसान नहीं होने वाला है, पर उसे शिकार तो करना ही था। अब वो उस क्रीचर की बॉडी को काटने लगता है। अब उसके अंदर कुछ हिल रहा होता है कि तभी उसके बॉडी से एक लड़की बाहर निकलने लगती है जो कि और कोई नहीं एन मरी होती है। अब इसे देख सब शॉक्ड थे। एन मरी उस क्रीचर से बाहर निकलकर भागना चाहती थी। जॉन सभी से कहता है कि कोई भी इसे हाथ मत लगाना, अब ये पहले वाली इंसान नहीं रही है, अब हम इसे नहीं बचा सकते, इसके लिए अच्छा यही होगा कि तुम इसे गोली मार दो। इतने में एन मरी दर्द से चिल्लाने लगती है, इसलिए वो उसे गोली मार देते हैं। ये देखकर शीमस का दिल टूट जाता है, ये सोचकर कि सेम चीज एडवर्ड के साथ भी होगी। अब ये सुनकर जॉन अब और चुप नहीं रह पाता है और वो शेमस से पूछता है कि वो औरत कौन है जो सबके सपनों में दिखाई देती थी, जो स्कारक्रॉ के नीचे दबी हुई थी। लेकिन शीमस चुप रहता है और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं कर्सेस पर विश्वास नहीं करता है और इन सब में मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है और कोई भी इजाबेल को ये सब बात नहीं बताएगा और मैं खुद इस जानवर को खत्म करने के लिए बाहर जाऊंगा क्योंकि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। जॉन देखता है कि शीमस ने अपनी हंटर्स टीम के साथ मिलकर लड़ने का प्लान बना लिया, अब उससे बहस करना बेकार है। फिर जॉन इजाबेल के पास जाता है, वो उसे एक फोटो दिखाती और सब कुछ बताती है। ये वही फोटो है जो शीमस ने जिप्सीज को मारने के बाद ली थी। फिर जॉन उसे वो पेज दिखाता है और कहता है कि कोई तो राज है जो उस औरत के साथ ही दफन है। उसके बाद फाइनली शार्लेट ने अपना मुंह खोला और सब कुछ सच सच बताया और जॉन को नेक्स्ट पेज दिया और बताया कि सिल्वर टीथ वही सिल्वर हैं जो जूडस को दिए गए थे और यह वही चाबी है जो इस रहस्य को सुलझा सकती है। वो कहती है कि टिमी ने उन सिल्वर टीथ को चर्च के कन्फेशनल में छुपा दिया था। जॉन और इजाबेल दोनों को अब सब समझ में आ जाता है। जॉन जल्दी से वहां जाता है और जैसे ही वह सिल्वर टीथ को देखता है वो आर्मी को बुलाने के लिए कहता है। शीमस और हंटर्स इंतजार कर रहे होते हैं कि मॉन्स्टर फिर से हमला करने वाला है। तभी हम मेड अनाइस को देखते हैं जो जल्द ही कपड़े उतारने जाती है क्योंकि तूफान आने वाला होता है कि तभी वो उस मॉन्स्टर के पैरों को देखती है और घबराकर चिल्लाती है, पर मॉन्स्टर उसके बहुत पास होता है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसे काट लेता है। इसके बाद जब मॉन्स्टर चला जाता है तो अनाइस घर के अंदर जाकर खुद को पट्टी करती है। दूसरी तरफ जॉन सिल्वर टीथ को पिघलाकर 4 बुलेट्स बनाता है। अब इधर शीमस और हंटर्स शिकार से वापस आ जाते हैं
हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, इसलिए वो गुस्सा होता है। उसे गुस्से में देखकर मेड अनेज उसे अटैक के बारे में कुछ नहीं बताती है और खाना खिलाने लगती है। तभी जॉन बाहर के कपड़ों पे खून देखकर अंदर आता है और कहता है कि क्या कोई मिसिंग है, क्योंकि बाहर खून लगा है। पर शेमस उसे इजाबेल के सामने चुप रहने को कहता है, जिस पर जॉन कहता है कि ये सब कुछ तेरी गलती है, और उसे कहता है कि मैंने भी अपनी फैमिली ऐसे ही वुल्फ के शिकार में खो दी, इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन शेमस उसे घर से बाहर जाने का आदेश देता है। जॉन उससे कहता है कि वो बाहर बैठकर सेना का इंतजार करूंगा। उसके बाद शार्लेट अपनी माँ से कहती है कि आज आप यही सो जाओ मेरे साथ, और इधर शेमस डेस्क पर बैठा काम कर रहा होता है, जबकि अनेज कमरे में बहुत दर्द से गुजर रही होती है। इतने में शेमस को अचानक अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो एक राइफल लेकर ऊपर जाता है, और जॉन भी उसी समय चाय बनाने आता है और अपनी राइफल दरवाजे पर छोड़ देता है। अब अनेज के कमरे की हालत ठीक वैसे ही होती है जैसे बाकी विक्टिम्स के कमरे की थी। बिस्तर खाली है, चादरें खून से सनी है, लेकिन खिड़की बंद थी, जिससे शेमस समझ जाता है कि वो क्रीचर अभी भी कमरे में है, और वो चारों ओर ढूंढने लगता है। तभी अचानक अनेज उस पर हमला करती है और मोमबत्तियां गिर जाती हैं, जिससे आग लग जाती है, और रसोई में चाय की आवाज सुनती है तो इजाबेल उठ जाती है और शेमस को ढूंढती है। अब वो अपनी डेस्क पर नहीं था, तो वो जॉन से पूछती है कि क्या उसने उसे देखा, और ठीक उसी वक्त दोनों को एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जॉन ऊपर जाता और देखता है कि अनेज अब पूरी तरह बदल चुकी है और वो जमीन पर गिरी हुई है। तभी इजाबेल चिल्लाती है। जॉन नीचे आता है तो वो बताती है कि शेमस अभी इधर से बाहर निकल गया है। जॉन कहता है आग फैल रही है शार्लेट को लेके, यह से निकलो, मैं शेमस के पीछे जा रहा हूँ। इधर शार्लेट बेड के नीचे छुप जाती है। इधर जॉन शेमस को ढूंढ लेता है। वो देखता है कि शेमस को उस क्रीचर ने काट लिया है, इसलिए वो अब खुद को आग लगा लेता है ताकि कि और को नुकसान न पहुंचाए। दूसरी तरफ इजाबेल शार्लेट को लेके बाहर जा रही होती है कि तभी वो नीचे देखती है कि कोई क्रीचर सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। अब वो खुद को रूम में छुपा लेती है ताकि वो क्रीचर चला जाए, पर वो ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी क्योंकि पूरा घर जल रहा था, इसलिए वो दोनों जैसे तैसे करके फ्रंट डोर तक आ जाती है। तभी जॉन वहां आता है और वो इजाबेल और शार्लेट को चर्च में लेकर जाता है। रास्ते में वो महसूस करता है कि वो क्रीचर उनके पीछे आ रहा है। वो दोनों से कहता है कि तुम जमीन पर लेट जाएं, और तभी शार्लेट देखती है कि उसके सामने जो मरे हुए लोग हैं उनमें से एक उसकी दादी भी है। जॉन पहला सिल्वर बुलेट फायर करता है और क्रीचर को भागने के लिए मजबूर कर देता है। अब वो जैसे तैसे करके दोनों को चर्च तक सुरक्षित लेकर पहुंच जाता है। अब इधर टिमी के पिता बहुत गुस्सा आता है क्योंकि शेमस मर चुका होता है और उन्हें बचने के लिए आर्मी का वेट करना पड़ेगा। वो इतना गुस्सा होता है कि अब वो बाहर जाकर उस क्रीचर से बदला लेना चाहता है, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि वो वहां तक सिर्फ सिल्वर बुलेट्स के कारण पहुंच पाया है। जॉन कहता है कि जब तक सूरज नहीं निकलता हमें सिल्वर बुलेट्स का सही से इस्तेमाल करना होगा ताकि हम इसे सही तरीके से मार सकें। कुछ घंटे बाद सभी लोग सो रहे होते हैं। इजाबेल अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है और तभी बाहर से हाउल्स की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजे की ओर बढ़ती है और उसी समय एडवर्ड की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकारता है। इजाबेल जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी लोग ठीक समय पर जाग जाते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते। इजाबेल बाहर देखती है, उसे वहां बस फॉग दिखती है। तभी वो क्रीचर सामने आ जाता है और उसकी सांस अटक जाती है। अब क्रीचर को देखकर अंदर के सभी लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रीचर पर कोई असर नहीं होता। वो चर्च में घुस जाता है और अंदर अफरा तफरी मच जाती है। जॉन दूसरी सिल्वर बुलेट चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इस बीच इजाबेल सबके शोर के बीच चिल्लाती है कि वो अपने बेटे से भाग नहीं सकती और खुद को बचाने की बजाय उसके पास जाती है, और तभी मॉन्स्टर उसे काट लेता है और जॉन उससे माफी मांगते हुए तीसरी गोली चलाता है। कोई और रास्ता न होने की वजह से गोली इजाबेल के शरीर से होकर मॉन्स्टर को लगती है। अब एडवर्ड वापस नॉर्मल हो जाता है। दोनों माँ और बेटा चर्च के फर्श पर पड़े होते हैं और कुछ समय बाद एडवर्ड अपनी आंखें खोलता है, लेकिन उसकी माँ इजाबेल नहीं बच पाती। उस रात की भयानक घटना के बाद एडवर्ड को कुछ याद नहीं रहता। जॉन उसे और शार्लेट को गोद ले लेता है और तभी ये रिवील होता है कि एडवर्ड वही फ्रेंच ऑफिसर है जो 35 साल तक जीता है और बैटलफील्ड पर अपनी जान गंवाता है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और बहुत मेहनत लगी है तो सब्सक्राइब भी करते जाना।